नंदिनी का पति सिंगापुर चला गया। वहां काम न मिलने के कारण बहुत बीमार हो गया। नंदिनी ने अपने गहने देवर को दे दिए कि इन्हें बेचकर किशोर को वापस बुलवा ले, मगर उसने वो गहने अपनी पत्नी को दे दिया। नंदिनी दिन भर सबकी सेवा करती, मगर एक दिन सास और देवर ने उसे घर से निकाल दिया कि खुद पैसे कमाकर अपने पति को भेजो ताकि वो वापस आए। नंदिनी भीख मांगती, लोगों के घरों में काम करती, और जब उसके पास पैसे जमा हो गए तो सास और देवर ने छीन लिए और नंदिनी को घर से निकालने लगे। मगर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके होश उड़कर रह गए, क्योंकि नंदिनी जले पैर की बिल्ली की तरह घर में चक्कर काट रही थी। किशोर को गए हुए आज पूरे 2 सप्ताह हो गए थे, लेकिन अभी तक उसने कोई संपर्क नहीं किया था। नंदिनी ने टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाकर एक बार फिर किशोर का नंबर मिलाया, मगर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। थक हार कर उसने मोबाइल वहीं रखा और सर पकड़कर बैठ गई। 2 सप्ताह ही तो हुए थे जब घर की चिक चिक से तंग आकर किशोर सिंगापुर चला गया था। उसकी अपनी शादी को 5 साल हो रहे थे। भगवान ने अभी तक उसे बच्चे की खुशी नहीं दी थी। इसी बात का बहाना बनाकर सास ने किशोर से छोटे विकी की शादी कर दी थी। घर में बच्चे होंगे तो रौनक लगी रहेगी। हाय, मैं तो बच्चों की आवाज़ों को तरस गई हूँ। एक ऐसे बांझ पेड़ अपने घर ले आई हूँ मैं। मेरे किशोर की सारी खुशियाँ निकल गई है। वो उठते बैठते नंदिनी को ताने दिया करती। नंदिनी का दिल कटकर रह जाता। देवर की शादी हुई तो घर में एक नया भूचाल आ गया। उसने अपनी शादी में 1 रुपया भी खर्च ना किया, बल्कि अगर उससे कुछ पैसे मांगे जाते तो यूं एहसान करता जैसे मजबूरी में शादी कर रहा हो। किशोर के पास जितनी जमा पूंजी रखी थी वो सब की सब विकी की शादी में उठ गई। किशोर को उम्मीद थी कि शादी के बाद कम से कम वो जिम्मेदार हो जाएगा और कपड़े की इस छोटी सी दुकान में उसके साथ बैठने लगेगा, मगर विकी भी घाक था। शादी के फौरन बाद ही मिलने वाले गिफ्ट के पैसों से पत्नी के साथ हनीमून पर निकल गया। किशोर तो जैसे सन्नाटे में ही रह गया। विकी पहले कहा कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो अब घूमने फिरने के लिए पैसे कहाँ से आए? उसने बेबसी से माँ से कहा। उन्होंने चाय का कप चारपाई पर रखा और सर झटक कर बोली, छोटे भाई की खुशियों को नजर न लगाओ। तूने खुद भी अपनी पत्नी को कम ऐश नहीं कराए, बदले में इसने तुझे कुछ नहीं दिया, तो इसमें विकी का क्या कसूर है? विकी घूम फिर कर वापस आया तो किशोर दबे दबे शब्दों में उसे दुकान में बैठने को कह रहा था, लेकिन वो एक लापरवाह इंसान था और दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ उधार किशोर के कंधे झुका चुका था। उसके पास यही एक चारा था कि वो कोई बड़ा कदम उठाता। तंग आकर उसने अपने सिंगापुर में रहने वाले एक दोस्त के पास जाने का फैसला कर लिया और अपनी दुकान को बेचकर वो सिंगापुर चला गया था। और अब सब घर वाले खूब सारे पैसों की उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर पैसे तो तब आते जब किशोर ने किसी का संपर्क किया होता। नंदिनी अपनी ही सोचों में परेशान बैठी थी जब सास अंदर आई। क्या हुआ, किशोर से बात हुई या नहीं? चुपती हुई आवाज में सास ने उससे पूछा। नंदिनी ने सर उठाया तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। नहीं माँ जी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब उसने इतना ही कहा था कि सास ने अपना सर पीट लिया। हाय कलमुही, जब से तुझे किशोर की ज़िंदगी में लाई हूँ उस बेचारे के तो कर्म ही फूट गए हैं। पहले परदेश जाना पड़ा और अब वहाँ भी न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। अगर तू 4 पैसे संभाल कर रखने वाली औरत होती तो भला क्या ज़रूरत थी उसे परदेश जाने की? वो जली कटी सुनाई जा रही थी। शायद और भी कुछ कहती कि अचानक टेबल पर रखा हुआ नंदिनी का मोबाइल बजने लगा। नंदिनी ने जल्दी से मोबाइल उठाया और ये किशोर के नंबर से कॉल आ रही थी। नंदिनी की बेताबी अपने चरम पर पहुंच गई। उसने जल्दी से कॉल रिसीव की। सास ने स्पीकर ऑन करने का इशारा किया तो नंदिनी ने स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी ओर किशोर का वही दोस्त बात कर रहा था जिसके पास वो गया था। भाभी, किशोर जब से आया है उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। यहाँ कई कई लड़के एक कमरे में रहते हैं, एक ही वॉशरूम यूज़ करते हैं, बासी खाना खाते हैं। हम सबको तो इसकी आदत है, मगर किशोर शुरू के 2 दिन बाद ही बीमार हो गया था और अब उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। उसके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं, इसलिए अच्छा यही है कि आप उसके लिए कुछ पैसे भेजकर इससे वापस बुलवा लें। वो लड़का जल्दी में था, उसने कहकर फ़ोन काट दिया मगर नंदिनी के पैरों के नीचे से तो ज़मीन निकल गई। सास ने फ़ोन सुनते ही दुहाई देनी शुरू कर दी। हाय, मेरा मासूम बच्चा परदेश में जाकर मौत के मुंह में पहुंच गया है। उनकी सारी बातें नंदिनी को सुनाने के लिए थीं, जबकि वह खुद बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी। अब क्या करें माँ जी, टिकट के पैसे कहाँ से लाएं? बगैर टिकट के तो वो वापस नहीं आ सकते। नंदिनी ने बेचारगी से सास को देखते हुए कहा और उसी पल देवर कमरे में आया। भाभी, आपके पास जो परफ्यूम है वो दीजिएगा। उसने नंदिनी का परफ्यूम मांगा, मगर अंदर नंदिनी और सास दोनों ही परेशान चेहरे लिए खड़े थे। विकी किशोर की तबीयत सिंगापुर में बहुत ख़राब हो गई, उन्हें वापस लाना है। कहीं से भी करके टिकट के पैसे की व्यवस्था करो। नंदिनी ने बेताबी से कहा। एक पल के लिए तो विकी सकते में आ गया और फिर उसकी नज़रें बदल गईं। भाई को कहा पिता कि क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, यहीं पर कोई काम कर ले, मगर अपने आप तो उनसे संभाला नहीं जाता। इतनी दूर जाकर बैठ गए हैं, कपड़े की दुकान पहले ही बिक चुकी है। मैं तो आजकल अपने ससुर की दुकान पर जाकर बैठ रहा हूँ। अब मैं टिकट के पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? पड़े रहे वहीं ऐसे नकारा इंसान की, तो हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है।
जो काम आने की बजाय उल्टा बोझ बन गए। नफरत से कहता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया था। नंदनी हक्का बक्का रह गई। ये वही विकी था जिसे किशोर ने अपने बच्चों की तरह पाला था और उसकी शादी पर लाखों रुपए लगाए। साथ भी कमरे से जा चुकी थी। नंदिनी ने हर संभव प्रयास कर लिया कि वो घर में से किसी तरह टिकट के पैसों की व्यवस्था कर ले, मगर विक्की और सास 1 रुपया भी देने को तैयार न थे। वो रुहासी होने लग जाती, दिन रात हमसे पैसे मांगती रहती हो। अपने पति की अगर इतनी ही चिंता है तो जो अलमारी में लाखों के गहने संभाल कर रखे हैं वो निकाल कर दे दो, या उसे अर्थी पर लेकर जाओगी। उस दिन भी उसका देवर और देवरानी घूमने जाने के लिए कमरे से निकले तो नंदिनी ने अपने देवर को रोककर टिकट के पैसों का कहा था। देवर तो कुछ न बोला, मगर देवरानी विशाखा आप इससे बाहर हो गई थी। कैसी पत्नी हैं आप? आपका पति वहां मर रहा है और आप गहनों को सीने से लगाकर बैठी हैं। हमारे पास कोई पैसे नहीं है, अपने गहने निकाले और बेचकर बुलवा ले अपने पति को। विकी का बाजू पकड़कर वो तन फन करती बाहर निकल गई थी। नंदिनी वहीं खड़ी रह गई, मगर देवरानी की बात कहीं ना कहीं उसके दिल को जरूर लगी थी। वो तेजी से चलती हुई अपने अंदर कमरे में आई, जहां अलमारी में उसको सोने का एक ही सेट रखा हुआ था। ये सेट उसके माँ बाप ने इसे दिया था। ससुराल की ओर से तो कुछ भी नहीं दिया गया था। गहने निकालते उसे दुख सा हुआ, मगर किशोर की वापसी ज्यादा जरूरी थी। खुद तो उसे बेचने न जा सकती थी। वो देवर का इंतजार करने लगी। रात के समय जब दोनों बहुत अच्छे मूड में वापस आए तो नंदनी ने सोने का सेट का डिब्बा लेकर उसके कमरे के दरवाजे पर जा पहुंची। दरवाजा बजाकर वो अंदर गई। ये सोने का सेट बेच दो, शायद इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे कि किशोर की वापसी का टिकट हो जाएगा। नंदिनी ने गहने उसके सामने किया तो विशाखा की आंखें चमक उठी। उसने विकी के हाथ से वो डिब्बा झपट लिया। लालच उसकी आंखों से छलक रहा था। अरे आप चिंता ना करें, वैसे तो ये कोई महंगा सेट नहीं लगता, लेकिन विकी कोशिश करेंगे कि सही कीमत बिक जाए। अब आप जाइए आराम से। डिब्बा बंद करके अपने पास रखते हुए विशाखा ने उसे कमरे से भगा दिया। नंदनी बुझे दिल के साथ लौट आई। वो दिन रात यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह किशोर की वापसी हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है ये सेट बेचने की। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, और मुझे शादी पर भला कौन सा सोना दिया है आप लोगों ने? इस महारानी को तो इतना भारी सेट दे दिया। अब ये मेरे पास आ गया है तो मैं ही रखूंगी। अगर ये टिकट का सवाल करे भी तो इसे टाल दीजिएगा। मजे से कहते हुए विशाखा सोने का सेट अपने गले में पहनकर देखने लगी। विकी ने भी कुछ ना कहा। वो बस अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता था। 2-3 दिन गुजरे। किशोर के दोस्त ने एक बार फिर फोन करके बताया कि उसकी तबीयत बहुत खराब है। नंदनी घबरा गई। उसने एक बार फिर देवर से टिकट का कहा। अरे भाभी, वो इतना बेकार सा सेट था और पता नहीं असली था या नहीं, इसलिए मैंने उसे बेचने के बजाय विशाखा को दे दिया है। आप कहीं और से पैसों की व्यवस्था कर लें। वो लापरवाही से कहता हुआ बाहर निकल गया, मगर नंदिनी पर तो जैसे आसमान फट पड़ा था। ये उसकी आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। सास तो ऐसी बन गई थी जैसे उन्हें किशोर की कोई परवाह ही ना हो। वो तो बस दिन रात विकी के ही वारे सदके जाया करती। माँ जी, मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ, शायद इन पैसों से ही किशोर की वापसी की व्यवस्था हो जाए। नंदिनी ने बेबसी भरे अंदाज में सास से कहा तो वो चौंक पड़ी। अरे तुम नौकरी करोगी तो घर के कामकाज कौन करेगा? विशाखा तो प्रेग्नेंट है, पहला बच्चा है उसका। बड़ी मुश्किल से तो भगवान ने इस घर में खुशियां भरे दिन दिखाए हैं। खुद तो तुम हमें कोई वारिस दे नहीं सकी, और अब अगर उसके घर में बच्चा आने वाला है तो जानबूझकर घर से बाहर निकल रही हो ताकि वो दिन रात काम करे, उसका बच्चा गिर जाए। तेरी जलन की कोई सीमा है या नहीं? सास की बातें सुनकर नंदिनी धक से रह गई। ये बात तो उसने सोची ही ना थी, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, विशाखा अंदर कमरे से बाहर निकल आई। माँ जी, मेरा टमाटो सूप पीने का दिल चाह रहा है, भाभी से कहें बना दें। मैं तो एक कदम भी उठाती हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है। कहीं कुछ हो ना जाए। करने को तो मैं अपने सारे काम खुद ही कर लूँ। बेचारा समूह बनाते हुए वो भी सास के साथ पास बैठ गई। सास ने फौरन ही अपने पास उसकी जगह बनाई थी। अरे चिंता क्यों करती है, जब काम करने के लिए ये है तो क्यों काम करेगी तू? वैसे भी इस भांज ने हमें और दिया ही क्या है? अगर हमारे 2-4 काम कर लेगी तो क्या चला जाएगा इसका? जा जल्दी जा, विशाखा के लिए सूप बना कर ले आ, सास ने उसे आदेश देते हुए कहा। विशाखा दबा दबा सा मुस्कुराने लगी, मगर नंदनी की आंखों में आंसू भरने लगे। उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो कोई बात नहीं, मगर यहाँ किसी को परवाह तक न थी कि किशोर वहां मौत के मुंह में जा पहुंचा है। वो आंसू पीते हुए किचन में आ गई। देवरानी प्रेग्नेंट क्या हुई थी, पूरे घर में जैसे भूचाल सा आ गया था। सास का बस न चलता था कि उसे हाथों में उठा ले। वो सारा दिन फरमाइशें कर करके अलग अलग चीजें बनवाती रहती, और नंदनी थकी हारी जब बनाकर उसके सामने लेके जाती तो बस देखकर कहती, मेरा दिल नहीं चाह रहा, इसे खाकर तो मुझे उल्टी आ रही है, और कुछ और बना दो। नंदनी बेहाल होते हुए दोबारा किचन में जा घुसती। अगर वो मना करने की कोशिश भी करती तो सास उसे बातें सुना देती। मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, यहाँ बैठकर बदले में अगर 2 काम कर लेगी तो जान नहीं निकल जाएगी। इन बातों से नंदनी का दिल और दुखी हो जाता। उसने आज दोष उधार लेने का भी सोच लिया था, मगर उसे कोई इतने रुपए उधार देने को तैयार ही ना था।
खुद उसके माता पिता जो काफ़ी समय पहले इस दुनिया से जा चुके थे, कई दिन गुजर गए थे। अब तो किशोर के दोस्त ने भी फ़ोन करना छोड़ दिया था। नंदिनी ने एक दिन घबराकर उसे फ़ोन किया, मगर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। एक किशोर का ही तो सहारा था इस दुनिया में, अगर वो भी चला जाता तो उसकी ज़िंदगी कैसे कटती। देवरानी की डिलीवरी में अभी कई महीने बाकी थे। नंदिनी ने फैसला कर लिया कि वो अपने भाग्य को सास और देवर के हाथों में नहीं छोड़ेगी। जैसे तैसे करके वो किशोर को वापस लाने की व्यवस्था ज़रूर करेगी, मगर उसे नहीं पता था कि घर से बाहर निकलते ही क्या मुसीबत उस पर टूटेगी। उस दिन वो घर से सबके जागने से पहले उठ गई। जल्दी से घर के काम खत्म करके उसने खाना बनाकर रख दिया ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। उसके बाद वो घर से बाहर निकल के उसने पूरी कोशिश की थी कि बाहर जाते हुए कोई आवाज़ ना हो ताकि उसकी सास को पता ना चले। पैदल चलती हुई वो गलियों में बने हुए कई स्कूल में फिरने लगी। हर जगह नौकरी के एप्लीकेशन देने के बाद भी उसे पता चला कि किसी स्कूल में इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की को नौकरी नहीं दी जा सकती। नंदिनी को मायूसी होने लगी। नंदिनी ने समय देखा, 11 बज रहे थे। अगर आप रोजाना इसी टाइम स्कूल आया करेंगी तो फिर हमें ऐसी टीचर की कोई जरूरत नहीं। स्कूल लगने का समय तो 9 बजे का है, एक मैडम ने चश्मे के ऊपर से देखकर कहा था। जब नंदिनी ने उसे बताया कि वो 11 बजे से पहले नौकरी पर नहीं आ सकती, हर जगह से ही उसे निराशा का सामना करना पड़ा। आखिरकार जिस समय वो गली के आखिरी स्कूल से बाहर निकली, उसका दिल फटा जा रहा था। वो अपने ही ख्यालों में गुम गली का मोड़ मुड़ कर किसी बड़े इलाके में आ गई थी, जहाँ शानदार घर बने हुए थे। न जाने नंदिनी के दिल में क्या आई। उसने एक बड़े घर के दरवाज़ा खटखटा दिया। कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक जवान आदमी खड़ा था। नंदिनी को थोड़ी घबराहट सी हुई। वो दिल ही दिल में पछताने लगी। क्या बात है, किससे मिलना है? आदमी सवाल कर रहा था। अचानक नंदिनी के मुंह से निकला, मुझे काम की ज़रूरत है, क्या आपके घर में कोई काम है? जितने भी पैसे मिले मैं काम कर लूंगी। नंदिनी के स्वर में न जाने क्या था कि उस आदमी का दिल पसीज गया। उसने नंदिनी को अंदर आने का इशारा कर दिया। धड़कते दिल के साथ नंदिनी अंदर चली आई। शानदार से बंगले के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। शायद वो इस जवान आदमी की माँ थी। नंदिनी धीरे धीरे चलते हुए उनके पास जा बैठी। क्या बात है बेटी, तुम परेशान क्यों हो? उस औरत ने नंदिनी से पूछा तो नंदिनी ने रोते हुए उन्हें सारी कहानी सुना दी। वो औरत दयालु थी। उनके घर में पहले ही काम वाली लगी थी, मगर उन्होंने नंदिनी को अच्छी सैलरी पर अपने घर पर रख लिया। न सिर्फ अपने घर में बल्कि पड़ोस में अपनी बहन के घर भी नंदिनी को काम दिलवा दिया। शर्त सिर्फ ये थी कि नंदिनी को सुबह 11 बजे हर हाल में आना होगा। नंदिनी को क्या आपत्ति हो सकती थी? वह खुशी खुशी घर वापस आई तो घर में एक नया हंगामा उसकी राह देख रहा था। बगैर बताए कहाँ गुलछर्रे उड़ाती फिर रही है कलमुही? सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, मेरी सफ़ेद सारी इस्त्री नहीं है। मुझे कथा में जाना था। विशाखा बेचारी सुबह से चाय के लिए तड़प रही है, मगर तेरी आवारगी ही खत्म नहीं हो रही। आखिर कहाँ गई थी? सांस लपककर उसके बालों की चुटियां पकड़कर बोली थी। नंदिनी की आंखों के किनारे भीगने लगे। आखिर ये लोग कैसे थे? मैंने एक घर में नौकरी कर ली है और अब मैं वहाँ रोजाना काम करने जाया करूंगी। मुझे किशोर को वापस लाने के लिए कोई रुपयों की ज़रूरत है। अगर किसी ने मुझे काम करने से मना किया तो मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। नंदिनी एकदम फट पड़ी थी। सास के पहले तो गुस्सा दिखाती रही, लेकिन उसने नंदिनी की आंखों में निडरता देख ली थी। सास को अपनी भलाई इसी में लगी कि वो खामोश हो जाएं, वरना ये मुफ्त की नौकरानी भी हाथ से चली जाती। घर के इतने काम उनसे भला कहाँ होते थे। उन्होंने नंदिनी पर एहसान धरते हुए घरों में काम करने की अनुमति दे दी। नंदिनी रोज सुबह अपने घर का काम खत्म करके जाती और दो दो घरों का काम करती रहती। काम करते करते शाम हो जाती। सर्दी के दिनों में जिस समय वो ठंडे पानी से बर्तन और कपड़े धो रही होती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। किशोर ने तो यहाँ होते कभी उसे ऐसा मेहनत भरा काम न करवाया था। नंदिनी को काम पर जाते अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन वो काम खत्म करके वापसी के लिए बाहर निकली तो तेज हवा चल रही थी। उसका हल्का सूट हवा की शक्ति से सामने बिल्कुल बेकार साबित हो रहा था। नंदिनी को खुद को संभालते हुए घर की ओर जा रही थी जब अचानक ही आसमान से धड़ाधड़ बूंदें बरसने लगी। मौसम अचानक ही खराब हो गया था। नंदिनी ने परेशानी से आसमान की ओर देखा। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वो चलकर अपने घर तक तो बिल्कुल नहीं जा सकती थी। किराए के पैसे थे नहीं। वो वहीं एक दुकान के सामने लगे शेड के नीचे सुकड़ सिमट कर बैठ गई। शेड बस इतना चौड़ा था कि नंदिनी बस बैठ सकती थी। दाएं बाएं गिरते हुए पानी की छींटें उड़कर उसके कपड़ों को गीला कर रही थीं। नंदिनी का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रो दे। उसने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया और उसी समय गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। तो नंदिनी ने चौंककर सिर उठाया। गाड़ी का शीशा नीचे करके किसी ने हाथ बाहर निकाला था। उसने कुछ नोट नंदिनी की ओर बढ़ाए। नंदिनी सकते में रह गई। शायद वो उसे भीख दे रहा था। नंदिनी ने उसे बताना चाहा कि वो भीख नहीं मांग रही मगर बल्कि मजबूरी के आलम में यहाँ बैठी है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आदमी के हाथों में दबे नोटों पर पड़ी, वो 100 के कई नोट थे। नंदिनी का दिल धक से रह गया। अगर ये पैसे वो टिकट के पैसों में मिला लेती
तो जल्दी किशोर को वापस बुला सकती थी। मजबूर होकर नंदिनी ने हाथ बढ़ाकर उस आदमी से वो पैसे ले लिए। गाड़ी तो आगे चली गई, मगर रास्ते से गुजरते इक्का दुक्का लोगों ने नंदिनी को वो पैसे लेते देख लिया था। बारिश में भीगती नौजवान भिखारन पर सभी को तरस आने लगा। एक औरत ने आगे बढ़कर 100 का नोट उसकी ओर बढ़ाया। नंदिनी ने वो भी पकड़ लिया। शायद उसके अंदर की शर्म खत्म हो चुकी थी। तेज बरसती बारिश में तेजी से दौड़ते हुए लोग उसके आसपास से गुजरते तो जेब से निकालकर कुछ रुपए उसके आगे डाल देते। जब तक बारिश रुकी, नंदिनी के पास अच्छे खासे रुपए जमा हो चुके थे, मगर उसका दिल मर चुका था। उसे यूं लग रहा था जैसे वो अपनी नजरों में गिरी जा रही हो। कपकपाते हाथों से आधे सूखे आधे गीले नोट दबाए वो अपने घर की ओर चल पड़ी। कुछ दिन बाद उसे दोनों घरों से सैलरी मिल गई। वो बहुत खुश थी। दोनों मालकिनों ने उसकी सैलरी के अलावा भी उसे अच्छे खासे पैसे दिए थे। शायद इन दोनों को ही पता था कि नंदिनी अपने पति को वापस बुलाना चाहती है। नंदिनी बहुत खुश थी। कुछ रुपए उसके पास पहले ही जमा हो चुके थे। अब तनख्वाह से मिलने वाले रुपए को इकट्ठा करके टिकट के पूरे पैसे बन रहे थे। नंदिनी ने जल्दी से पर्स के अंदर सारे पैसे रख लिए और खुशी खुशी घर आ गई। खुले दरवाजे से जैसे उसे अंदर कदम रखा, अंदर एक तूफान आया हुआ था। आ गई महारानी आवारागर्दियां करके। आज तुम मुझे सच सच बता दे कि तू कहाँ जाती है। चेहरे पर देख तो सही कितनी खुशी बिखरी हुई है। आखिर इस खुशी के पीछे राज क्या है। मेरे बेटे को तो मरने के लिए परदेश में भिजवा दिया है, खुद यहाँ न जाने किसके साथ रंगरलियां बना रही है। सास के मुंह को देखकर लग रहा था कि आज उन्हें दोपहर का खाना नहीं मिला। शायद इसलिए वो आपे से बाहर हुए जा रही थी। घर भी फैला पड़ा हुआ था। विशाखा तो हिलकर कोई काम न करती थी। उसे घर का वारिस पैदा करने की जिम्मेदारी ही काफी थी। नंदिनी घबरा सी गई। अपने आप ही पर्स के ऊपर उसकी पकड़ मजबूत हुई। उसे पता था कि अगर ये पैसे घर वालों के सामने आए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। क्या छुपा रही है बैग के अंदर, ला दिखा मुझे। सास ने उसकी हरकत पहचान ली थी। झपटकर उन्होंने नंदिनी के हाथ से बैग छीना। विकी भी अंदर कमरे से बाहर निकल आया था। हाय हाय, इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं। फटी फटी आंखों से नोटों को देखते हुए सास नोटों को गिन रही थी। विकी भी हैरान रह गया। आप तो कहती थी मैं घरों में काम करती हूँ, घर में काम करने वालियों को कौन इतने पैसे देता है। मुझे तो लगता है कि ये पैसे आपको और किशोर भाई भेजते हैं। उन्होंने सिर्फ हमें ही उल्लू बना रखा है। विकी पैसों को झपटते हुए एकदम फट पड़ा था। सास ने खा जाने वाली नजरों से नंदनी को देखा। सही कह रहा है तू विकी, इस कलमुही की कोई चाल होगी। ये इसी के नंबर पर तो फोन करता है वो लड़का। मुझे तो कोई वो भी इसने साथ मिला हुआ लगता है। सास ने उल्टे हाथ का झप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। नंदिनी लड़खड़ाकर पीछे जा गिरी। वो शुरू से ही डरपोक सी थी। उसके सारे शब्द ही खत्म हो गए। ये पैसे मुझे वापस कर दे, ये किशोर के टिकट के पैसे हैं। वो हाथ जोड़ते हुए माफी मांग रही थी, मगर सास और देवर तो आपे से बाहर हो चुके थे। उन्होंने अच्छे खासे रुपए हाथ में आते नजर आ रहे थे। वो भला क्यों वापस करते। चलो निकलो मेरे घर से। सास ने हाथ से पकड़कर उसे उठाया। देवर ने लपक कर दरवाजा खोल दिया था। विशाखा भी कमरे से निकल आई थी। नंदिनी रोती और मिन्नतें करती रही, मगर सास ने उसकी एक ना सुनी। उसके सारे पैसे अपनी मुट्ठी में दबाए धक्के मारकर सास ने उसे घर से निकाल डाला। नंदिनी तड़पकर वापस मुड़ी, लेकिन इससे पहले कि सास दरवाजा बंद करती, अचानक उसकी नजर सामने रुकती हुई टैक्सी पर पड़ी। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि टैक्सी में से कोई आदमी बाहर उतर रहा था। उसका मुस्कुराता चेहरा जैसे ही सामने आया, नंदिनी की सास की आंखें फटी की फटी रह गईं। विकी, जिसने नंदिनी को जोरदार धक्का दिया था, वो भी सास के रोके खड़ा रह गया। फटी फटी आंखों से उस आदमी की ओर देखकर उसके चेहरे के रंग उड़े जा रहे थे। नंदिनी, जो अभी तक उसकी मिन्नतें करती हुई रो रही थी, उनके चेहरों के बदलते हावभाव देखकर अचानक पीछे मुड़ी और उसे चक्कर सा आने लगा, क्योंकि टैक्सी से उतरने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि किशोर था। नंदिनी ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। किशोर, आप। उसके होठों से बस ये शब्द निकले। किशोर ने 2 कदम आगे बढ़कर नंदिनी को संभाला और अब उसकी आंखों से खून छलक रहा था। पहले मुझे मरने के लिए परदेश में छोड़ दिया, जबकि मैं तुम लोगों के लिए रुपया कमाने वहां गया था, और अब मेरी पत्नी को भी धक्के मारकर इस घर से निकाल रहे हो। तुम लोगों के जुल्मों की कोई सीमा है भी या नहीं। वो गुस्से में चिल्लाया, मगर सामने जवाब देने का होश किसी को होता तो जो वो जवाब देता। किशोर ने नंदिनी का हाथ थामा और उसे लेकर घर के अंदर आ गया। वो जो बुरी तरह से रो रही थी, कांपते शब्दों में बोली, किशोर, भगवान का उपकार है कि अब आप वापस आ गए हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से आपके टिकट के लिए पैसे जमा किए थे, मगर इन लोगों को लगता है कि वो पैसे मुझे आपने भेजे हैं। नंदिनी ने रोते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। विकी अपने आप को संभाल चुका था। हाँ तो भला, घर में काम करने से किसी को इतने पैसे कहाँ मिलते हैं। जब आप झूठ बोलेंगी तो आपसे सवाल तो करेंगे ना। आखिर भाई के बाद आपकी जिम्मेदारी मेरी और माँ की ही तो है। वो बात बनाना चाह रहा था। सास तो आए बाएं शाये कर रही थी। मगर किशोर, तू वापस कैसे आया, उनके मुंह से निकला तो किशोर ने जख्मी नजरों से उनकी ओर देखा। शायद आप तो यही चाहती थी कि मैं कभी वापस ना आऊं, वहीं मर जाऊं या पैसे कमा कमा कर भेजता रहूं। लेकिन शायद भगवान को मेरा कोई काम पसंद आ गया, या फिर मेरी नंदिनी की प्रार्थनाओं का ही असर था।
जब मेरे दोस्त ने मेरे बीमार होने की खबर आप लोगों को दी तो उसके कुछ समय के बाद मैं स्वस्थ तो हो गया, मगर मैंने खुद से ही मना कर दिया कि मेरे घर वालों को मत बताना। मैं पहले वहाँ पर काम ढूंढना चाहता था। 1 महीने के अंदर ही मुझे अच्छी नौकरी मिल गई। इस नौकरी से 1 महीने में ही मैंने इतने पैसे कमा लिए कि अपनी वापसी की टिकट कर सकता था। मैं चाहता तो वहीं रहकर पैसे कमाता रहता और आप लोगों को भेजता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जिस दिन आप नंदिनी को ये कह रही थी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा वापस आऊं या नहीं, उस दिन फोन मेरे हाथ में था और मैंने सारी बातें सुन ली थी। नंदिनी ने कॉल अभी काटी नहीं थी। उस दिन के बाद से मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब अपनी कमाई का 1 रुपया भी आप लोगों को नहीं दूंगा। मैं यहाँ सिर्फ नंदिनी को लेने आया हूँ। 2 दिन बाद हमारी फ्लाइट है। मैंने नंदिनी के लिए भी वहाँ रहने का बंदोबस्त कर लिया है। अब आप लोग जाने और आप लोगों का काम। मैं और मेरी पत्नी अब आप लोगों की सेवा नहीं करेंगे। किशोर दो टूक अंदाज में कहे जा रहा था, जबकि नंदिनी की सास के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल गई थी। बेटे की कमाई हाथों से जा रही थी और साथ ही बेटा मुफ्त की नौकरानी को भी लिए जा रहा था। उन्हें अच्छे से अंदाजा था कि अब उनके साथ घर में क्या व्यवहार होगा। उनके 1000 कहने के बाद भी 2 दिन बाद किशोर नंदिनी को लेकर सिंगापुर चला गया। विशाखा कमरे से निकलती और सिर्फ अपने हिस्से का खाना बनाकर अपने कमरे में ले जाती। घर सारा दिन धूल से अटा रहता। वही सास जो पहले खूब ठाट से रहा करती थी, रोटी के एक एक टुकड़े को तरसने लगी। दिन रात रोते हुए वो बस यही प्रार्थना करती थी कि किसी तरह किशोर और नंदिनी वापस आ जाएं, लेकिन अब उनकी प्रार्थनाओं का कोई असर होने वाला नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।